ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के अंदर 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। आज टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल डैश मानक है। दो समांतर धारा चालक तार उनके मध्य चुंबकीय बल का सूत्र उत्पन्न करना। आप जानते हैं जब किसी भी धारा चालक तार में धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी भी धारावाही चालक तारे का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा को अंगूठे के द्वारा किया जाए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यतीत करती हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर अकेला तार धारा का प्रवाह किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो दो समांतर चालक तार होंगे तो उसके चारों ओर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो दो समांतर धारा चालक तार इस प्रकार से, एक यहाँ है दूसरा यहाँ पर। दो समांतर धारा चालक तार आपस में स्मॉल डी दूरी पर स्थित, आपस में स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार से दो धारा चालक तार इधर भी काम लेंगे, ये है दूसरा ये। इनके मध्य की दूरी है स्मॉल डी। पहला चालक तार पी क्यू अनंत लंबाई का है तो रोटेट करके ऊपर भी शो करेगा और नीचे भी शो। अनंत लंबाई के रोटेट ऊपर भी होगा और नीचे भी। पी क्यू पहला चालक तार है पी क्यू और दूसरा चालक तार है आर एस। दो चालक तार है पी क्यू और आर एस आपस में समांतर है, स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। सेम चालक तार यहाँ पे है पी क्यू आर एस, ये भी अनंत लंबाई के हैं तो इसकी लंबाई को और चालक तार है एक पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन में दोनों चालक तारों में धारा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। पहले चालक तार में I1 है और दूसरे चालक तार में धारा है वो I2 प्रवाहित है। और I1 और I2 दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित है। और पहले चालक तार में I1, दूसरे में क्या है I2। सेकेंड कंडीशन में पहले चालक तार में धारा है I1 ऊपर की ओर मानते हैं, दूसरे में नीचे की ओर, मतलब धाराएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित है। और तो इसमें होता क्या है, जब किसी भी धारावाही चालक तार में धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और दो समांतर धारा चालक तारों में जब धारा का प्रवाह होगा तो दोनों चालक तार एक दूसरे पर चुंबकीय बल लगाते हैं। तो दोनों चालक तार एक दूसरे पर चुंबकीय बल लगाते हैं। उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रही? क्या दो धारावाही चालक तार है उनमें धारा का प्रवाह करते हैं तो धारावाही चालक तार चुंबकीय बल उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। धारा की दिशा किस प्रकार से निर्भर करती है, दो कंडीशन है यहाँ पे। अगर दो समांतर धारा चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाए तो दोनों धारावाही चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाए तो उनमें प्रतिकर्षण अर्थात समांतर धाराएं परस्पर आकर्षित और प्रति समांतर धाराएं परस्पर प्रतिकर्षित करती हैं। बात समझ में आएगी? मैंने क्या बताया, जब दो समांतर धारा चालक तारों में धारा का प्रवाह किया जाता है तो दोनों चालक तार एक दूसरे पर बल लगाते हैं। उत्पन्न बल की दिशा धारा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। अगर दो समांतर धारा चालक तारों में धारा एक दिशा में प्रवाहित की जाए तो उनमें होगा आकर्षण। इनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण। इनमें होगा आकर्षण। अगर दो समांतर धारा चालक तारों में धाराएं एक दूसरे विपरीत है, एक ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण।
इसमें इस प्रकार से होगा और इसमें इस प्रकार से। धारा है एक दिशा में है, उनमें आकर्षण होगा, धारा एक दूसरे विपरीत है, उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब इसमें इस चालकतार PQ, धारा इसमें इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो चालकतार PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी होगी, वही दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार होगी। दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को बताए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है। तो इस चालकतार PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, अर्थात क्या काम में आएगा, क्रॉस काम में आएगा। ये क्या है, B1 सदिश, B1 सदिश। अर्थात इस चालकतार PQ के कारण चालकतार RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 सदिश क्रॉस आ गया। इसी प्रकार से इसकी बात करें, दूसरे चालकतार RS, ये चालकतार RS, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम काम में आता है। तो इसमें क्या होगा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार धारावाही चालकतार में प्रवाहित धारा की दिशा अंगूठा व्यक्त करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अंगूठा बता रहा है धारा दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो इसमें यह धारा बताएगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसके कारण इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसकी दिशा कहाँ होगी, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो बाहर के लिए क्या काम आता है, डॉट काम आता है। ये हो जाएगा B2 सदिश। दोबारा देखिए आप, मैंने क्या बताया इसके अंदर, दो समांतर धारावाही चालकतारों के मध्य चुंबकीय बल डैश माना गया। इसमें दो ही कंडीशन है। पहले, जब दो समांतर धारावाही चालकतारों में धारा का प्रवाह किया जाता है तो दोनों धारावाही चालकतार एक दूसरे पर चुंबकीय बल लगाए। उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा धारावाही चालकतार में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, जब धारावाही चालकतारों में धारा एक दिशा में प्रवाहित की जाए तो दोनों धारावाही चालकतार आपस में आकर्षित करेंगे। अगर दो समांतर धारावाही चालकतारों में धारा एक दूसरे के विपरीत हो तो उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है बात। अब क्या था, फर्स्ट के अंदर इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार इस धारावाही चालकतार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का होगा अंदर की ओर, इसके इस तरह का होगा अंदर की ओर। तो इसके कारण इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 सदिश। दूसरा, इस चालकतार RS के कारण इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का होगा, अंगूठा बताएगा धारा दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये बाहर की ओर है, इसका मतलब इसके कारण इसके ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का होगा बाहर की ओर। इसी प्रकार से दूसरी जो कंडीशन दूसरी देखेंगे अपन, इस चालकतार धारा PQ चालकतार धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण इधर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंगूठा बताएगा धारा दिशा को तो मुड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसी कारण यहाँ पर कहाँ होगा, अंदर की ओर। अंदर के लिए क्रॉस काम में आता है। ये हो गया आपका B1 सदिश। दूसरे चालकतार RS की बात करते हैं कि इस चालकतार RS के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, वही दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होगा, अंगूठा बताएगा धारा की दिशा तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये अंगूठा बता रहा है धारा दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो चालकतार RS के कारण चालकतार PQ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, कोष क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, वो क्या हो जाएगा, B2 सदिश। तो एक में हो गया B1 सदिश, एक में हो गया B2 सदिश। ठीक है। एक अनंत लंबाई के धारावाही चालकतार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, B = μ0I/2π, B = μ0I/2π। तो प्रथम धारावाही चालकतार, इसके अंदर क्या है, प्रथम धारावाही चालकतार, प्रथम धारावाही चालकतार, प्रथम धारावाही चालकतार PQ के कारण स्मॉल d दूरी पर
स्मॉल डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। B1 इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2 पाई। इक्वेशन नंबर 1। प्रथम धारावाही चालक तार PQ, प्रथम धारावाही चालक तार PQ कारण स्मॉल d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2 पाई। इस चुंबकीय क्षेत्र का इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार RS पर लगने वाला चुंबकीय बल किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय बल F इक्वल टू ILB sin थीटा होता है। यहाँ लंबाई इस प्रकार से है, चुंबकीय इस प्रकार से, तो लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण 90 डिग्री है। कोण का मान 90 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? F किस पर? RS। RS चालक तार बल FRS इक्वल टू धारा की खुद की होगी I2LD1, क्योंकि B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस RS चालक तार पर चुंबकीय बल FRS इक्वल टू I2LD1। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? इक्वेशन नंबर 1 से 2 में वैल्यू रखेंगे B1 की, तो FRS इज इक्वल टू I2L। B1 की वैल्यू क्या है? μ0 I1 अपॉन 2 पाई, अपॉन में क्या आएगा? 2 पाई। फाइनली इक्वेशन ऊपर लिखेंगे सिंपलीफाई करके, FRS इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू L। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया जी। इक्वेशन क्या हो गया जी। इसी प्रकार से क्या होगा? ये तो मैंने क्या किया, इस धारावाही चालक तार का बल क्या किया, ठीक, इसका बल कहां? इधर क्यों? ये बल कौन सा था? FRS। इसका बल कहां लगेगा? इधर FPQ। तो इसी प्रकार FPQ इज इक्वल सेम टू सेम हो μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d इनटू कैपिटल L। ये इक्वेशन 3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि जितनी दूरी उसकी है सेम टू सेम दूरी इसकी, तो ये आपका FRS हो गया FPQ। अब समीकरण 3 और 4 देखिए, इन दोनों का परिमाण समान, दिशा विपरीत है। दिशा कैसे? FPQ लग रहा है इधर, FRS लग रहा है इधर। तो समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि दोनों बलों का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। परिमाण समान है, दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो इन्हीं इक्वेशन को अपन क्या ले सकते हैं? समीकरण 3 व समीकरण 4 से अपन लिख सकते हैं FRS सदिश इज इक्वल टू माइनस FPQ सदिश। अगर माइनस नहीं लगाते, परिमाण भी समान, सभी समान, माइनस इसका मतलब इनका परिमाण समान है और दिशा एक दूसरे की क्या है? विपरीत। इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को भी सिद्ध करता है। न्यूटन का थर्ड नियम था, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम, न्यूटन का तीसरे नियम के समान है। तो ये टॉपिक था अपना दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। उसके बाद में परिभाषा और आती है मानक एम्पियर। कई बार आ चुके एग्जाम में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि मानक एम्पियर किसे कहते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट। मानक एम्पियर, इसको परिभाषित करने के पहले एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल मैंने क्या बताया? दो बातें। क्या बताया? पहले पॉइंट, जब दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा का प्रवाह किया जाता है तो उन पर चुंबकीय बल लगता है। उनके कारण क्या होता है? चुंबकीय बल लगता है। उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा धारावाही चालक तारों में प्रवाह धारा दिशा पर निर्भर करती है।
धारा पे किस प्रकार से निर्भर करेगी, इसमें दो पॉइंट्स हो गए। पहले पॉइंट तो ये है कि जब दो समान धारा चालक तारों में धारा एक दिशा में हो तो दोनों चालक तारों के कारण उत्पन्न बल, दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब तो समान धारा चालक तारों में धारा एक दूसरे विपरीत हो तो दोनों पर लगने वाले बल आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात समान धाराएं परस्पर आकर्षित, प्रति समान धाराएं परस्पर प्रतिकर्षित करती है। तो इसमें क्या था, समानता आकर्षण हो रहा है, इसमें क्या था, प्रति समानता प्रतिकर्षण हो रहा है। जैसा इनकी बता दिया दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। अब इसमें क्या बताया मैंने, प्रथम धारावाही चालक तार PQ के कारण स्मॉल d दूरी को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = μ0I/2 फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला यहां यूज किया है, μ0। प्रथम धारा की बात करें, धारा क्या हो जाएगी I1/2। अब ये इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां कार्य कर रहा है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस पे कार्य कर रहा है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक पर बल लगेगा और वो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्या होता है, F = I sin थीटा। यहाँ लंबाई इस प्रकार से, चुंबकीय इस प्रकार से, कोण बन गया 90 का, इसका मतलब F = I। तो क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार RS पर लगने वाला चुंबकीय बल FRS = I2L B1, धारा C होगी, लंबाई होगी B1। FRS = I2L B1 का मान क्या है, μ0I1/2π। FRS = μ0I1I2/2π/L। इसी प्रकार से क्या होगा, इसमें बल की बात, इसकी बात करते हैं, F = μ0I1I2/2π/L। यहाँ देखिए समीकरण 3 और 4, तो दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों के बलों का परिमाण समान है, दोनों के बलों का परिमाण समान है और दिशाएं क्या है, विपरीत है। इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन है, इससे क्या सिद्ध होता है, न्यूटन का थर्ड का नियम का क्रिया विधि वो भी आप यहाँ पे सिद्ध। अब एक बात और है कि मानक एम्पीयर, देखते हैं परिभाषा मानक एम्पीयर। नेक्स्ट आता है इसमें मानक एम्पीयर, परिभाषा है मानक एम्पीयर की। तो अपन देखें, चालकों की एकांक लंबाई, चालकों की एकांक लंबाई पर बल, इसी क्वेश्चन से आ जाएगा जनरल फॉर्मूला, F/L = μ0I1I2/2π। F/L = μ0I1I2/2π। F/L μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4π × 10⁻⁷, I1 की वैल्यू 1, I2 की 1, 2π d की वैल्यू 1। ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आएगा, 2 × 10⁻⁷। F बल है, मात्रा न्यूटन है, लंबाई क्या होगा, मीटर, Nm/मीटर। इससे परिभाषा बनेगी किसकी, मानक एम्पीयर की, मानक एम्पीयर। कई बार क्या होता है इसमें बोर्ड एग्जाम में परिभाषा आती है, एक एम्पीयर की परिभाषा लिखो या मानक एम्पीयर की परिभाषा, या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा परिभाषित मानक एम्पीयर की परिभाषा लिखो, तब एक नंबर ये लिखना है। कई बार इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2+1 मतलब 2 मार्क्स का आता है, दो समान धारा चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल, एक नंबर का आता है मानक एम्पीयर। तो मानक एम्पीयर की परिभाषा क्या बनेगी, ये तो क्या किया, यहाँ से अपन लिख दिया चालकों की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, F/L = μ0I1I2/2π। इससे इक्वेशन सिंपलीफाई किया यार। अब परिभाषा क्या बने, निर्वात में स्थित, यहाँ μ0 है, इसका मतलब क्या है, निर्वात, निर्वात में स्थित तो समान धारा चालक तारों, निर्वात में स्थित, निर्वात में 1 मीटर, देखो यहाँ पर d की वैल्यू कितना है 1, तो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो तो उन चालक तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होती है। दुआ देख लीजिए आप, मानक एम्पीयर में क्या बताना है आपको, 1 एम्पीयर की परिभाषा बतानी है। मानक एम्पीयर में क्या बताना है, 1 एम्पीयर की परिभाषा, वो क्या होगी, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, देखो यहाँ पे d का मान 1 मीटर माना है, I1 I2 यहाँ क्या रखा, I1 I2 = 1 एम्पीयर, d = 1 मीटर। तो निर्वात में 1 मीटर, निर्वात में 1 मीटर
दूरी पर स्थित निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो तो चालक तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। तो ये इसकी क्या होगी परिभाषा। टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कौन सा? तो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल डैश मानक एम्पियर।